हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है? इसे और एक नाम से जानते हैं, पैरालिसिस। हिंदी में कहे तो लकवे की बीमारी। तो ये काफ़ी कॉमन है, आप सब ये नाम सुने होंगे, स्ट्रोक। आज के लेक्चर में हम इसे ही डिस्कस करने वाले हैं और इसके क्या क्या टाइप्स है, कितने टाइप्स है, इसके सिम्टम्स क्या है, पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, इसके ट्रीटमेंट कैसे, इस ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वो आज के लेक्चर में हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेन स्ट्रोक जो है उसे सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं मेडिकल टर्म में। एक्सीडेंट वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि ये एक्सीडेंटल होता है, इंसान को पता नहीं होता है कि उसे स्ट्रोक होने वाला है। कोई इंसान जो अच्छा खासा भला है वो अचानक से उसको स्ट्रोक आ सकता है और वो पैरालाइज हो सकता है या फिर उसकी डेथ हो सकती है। तो ये जो है वो अचानक होता है, इस वजह से इसको सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे ये समझना है, यू हैव टू नो दैट द एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक एपिडेमियोलॉजी क्या है? विश्व में ये मौत का दूसरा कारण है स्ट्रोक। पहला कारण क्या है? हार्ट अटैक से होने वाली मौत। दूसरा कारण, मौत का दूसरा कारण क्या है? स्ट्रोक है। तो इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रोक है वो सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड एंड लीडिंग कॉज ऑफ लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटीज। अगर वो इंसान बच भी जाए तो मे बी वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी कॉज करता है ये, मतलब कि वो इंसान पैरालाइज हो गया, वो अपने काम को नहीं कर पा रहे, वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। वर्ल्ड वाइड इट अप्रोक्सीमेटली 5 million डेथ एनुअली विथ 5 million परमानेंट डिसेबल्ड। जो अगर वर्ल्ड वाइड आप देखोगे तो हर साल 5 मिलियन लोग स्ट्रोक से मरते हैं और 5 मिलियन डिसेबल्ड हो जाते हैं परमानेंटली। स्ट्रोक जो है यूनाइटेड स्टेट में ये तीसरे नंबर, मौत का तीसरे नंबर का कारण है, थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। मोर देन 1,40,000 पीपल डाई ऑफ स्ट्रोक ईच ईयर। हर साल वहाँ पे 1,40,000 से ज़्यादा लोग मरते हैं स्ट्रोक से। अगर इंडिया में आप देखोगे तो इट इज़ द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, दूसरे नंबर पे है ये। दूसरे नंबर पे है स्ट्रोक से मरने वाले की संख्या एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज है। अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में देखोगे तो डेवलपिंग कंट्रीज में स्ट्रोक से मरने वाले की संख्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। ऐसा इसलिए क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में लोग अवेयर है इसके बारे में, वहाँ पे ट्रेंड मेडिकल स्टाफ्स है। स्ट्रोक अगर किसी को होता है तो उसको जल्द से जल्द वहाँ मेडिकल एमरजेंसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। बट डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है और काफ़ी यहाँ पे पहला तो कारण ये है कि वहाँ यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा अवेयर नहीं है इसके बारे में। स्ट्रोक होता है तो उसको पता नहीं चल पाता कि क्या हुआ है, वहाँ उसके फैमिली मेम्बर नहीं समझ पाते कि क्या हुआ है और वो घर में ही काफ़ी समय वेस्ट कर देते हैं हॉस्पिटल ले जाने से पहले। अगर आप सही समय पे हॉस्पिटल ले जाओगे तो उस इंसान को बचा सकते हो। अगर आप लेट करते हो तो वो हो सकता है डेथ हो जाए उस इंसान की या फिर वो परमानेंटली पैरालाइज हो जाए, डिसेबल्ड हो जाए। जब भी स्ट्रोक होता है तो विद इन अ मिनट, हर एक मिनट में 19 लाख से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स, हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है, सेल्स है, वो डाई होती है। तो बहुत ही कम समय होता है यहाँ पे। समय बहुत ही कीमती है। अगर उस इंसान को बचाना है तो आप समय से अगर उसको हॉस्पिटल ले जाते हो तो वो बच सकता है। इंडिया में ये दूसरे नंबर पे है, सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। यहाँ पे मेडिकल स्टाफ की कमी है, स्ट्रोक सेंटर कम है यहाँ पे और लोग अवेयर नहीं है इसके बारे में। तो ये सब कुछ रीज़न है जिस वजह से स्ट्रोक डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। Stroke become a little bit less common over the past 30 years or more. Both stroke incidence and mortality has decreased. मतलब अगर पहले में और आज में आप कंपेयर करोगे तो अब स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या और स्ट्रोक होने की संख्या कम है पहले से। पहले ये ज़्यादा थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अब मेडिकल साइंस एडवांस हो चुके हैं, हमारे पास ऐसे कई सारे मेडिसिन अवेलेबल है जिसके हेल्प से आप स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हो। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए हमारे पास मेडिसिन है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारे पास मेडिसिन है, हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स है। और डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमारे पास ड्रग है। तो इन सब ड्रग्स के हेल्प से स्ट्रोक को प्रिवेंट किया जाता है आजकल एज कम्पेयर टू पहले जो मॉर्टेलिटी और इंसिडेंस रेट है वो ज़्यादा थे, अब कम है।
टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, दो टाइप के स्ट्रोक होते हैं बेसिकली, एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक और दूसरा होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक को लोग आम भाषा में ब्लड क्लॉट से होने वाले स्ट्रोक से भी जानते हैं, ब्लड क्लॉट, और हेमोरेजिक स्ट्रोक को आम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं यहाँ पे ब्रेन हेमरेज, इसी को कहा गया है हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है? इस्केमिक स्ट्रोक मतलब जो आर्टरीज है जो हमारे ब्रेन तक ब्लड सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज आ जाए, वो आर्टरीज ब्लॉक हो जाए ड्यू टू ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट के कारण। ब्लॉक होने से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो हो रही थी हमारे ब्रेन तक वो स्टॉप हो गई। स्टॉप होने से क्या हुआ, हमारे ब्रेन के सेल्स को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे, और जब न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो वो जो ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है, जो सेल्स है, वो डाई होने लगते हैं। तो क्या कॉज होता है? इस्केमिया। और जिस भी रीजन में ब्लड फ्लो रुक गया है, ब्लड फ्लो रुकने से वहाँ पे ब्रेन सेल्स डाई होने लगे, उस रीजन को कहते हैं हम इस्केमिक रीजन। समझ गए? उसी तरफ अगर आप देखोगे हेमोरेजिक स्ट्रोक, तो हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, जो ब्लड आर्टरीज है वो क्या हो जाती है, वीक होने के कारण रप्चर हो जाती है। रप्चर होने से क्या होता है, ब्लीडिंग कॉज होने लगता है, जो ब्लड है वो लीक आउट होने लगते हैं, लीक आउट होता है ब्रेन में, और क्या कॉज करता है, हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो समझ गए आप दोनों में? एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई खेत है, वहाँ पे पानी सप्लाई करने के लिए आप एक पाइप यूज़ किए हो, मोटी पाइप, मोटी पाइप से निकली हुई पतली पतली पाइप है जो हमारे पूरे सेल्स, हमारे पूरे खेतों में पानी सप्लाई कर रही है। अगर वो पाइप ब्लॉक हो जाए किसी भी कारण से तो क्या हो जाएगा, पानी का जो सप्लाई है वो रुक जाएगा, और रुकने से क्या होगा, जो फसलें हैं हमारी खराब हो जाएंगी। उसी तरीके से इस्केमिक स्ट्रोक में भी बस उसी तरीके से आप समझ सकते हो, जो आर्टरीज है जो ब्लड सप्लाई करती है उसमें ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज के कारण क्या हो गया, जो ब्लड फ्लो है वो रुक गई, हमारे ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पा रही है, और क्या हुआ है, जो ब्रेन के सेल्स है वो डाई होने लगे हैं। दूसरी तरफ आप इस तरीके से समझ सकते हो, हेमोरेजिक में जो पाइप है जो हमारे खेतों तक, खेतों में पानी सप्लाई कर रही है, उसमें क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रेशर, वाटर प्रेशर के कारण जो पाइप है वो फट जाए। फटने से क्या होता है, पानी का क्या होगा, जो खेत है उसमें बाढ़ आ जाएंगी, बाढ़ आने से भी जो फसलें हैं वो खराब हो जाएंगी। तो उसी तरीके से हेमोरेजिक स्ट्रोक में भी क्या होता है, जो आर्टरीज है वो रप्चर हो जाती है, रप्चर होने से ब्लीडिंग कॉज होता है, और वहाँ पे जो सेल्स है वो डाई होने लगते हैं। आई होप आप डिफरेंस समझ गए होंगे दोनों में क्या है। स्ट्रोक जो है दो टाइप में डिवाइड है, एक तो हेमोरेज और एक इस्केमिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक को फर्दर दो क्लास में डिवाइड किया गया, एक होता है सेबरेकोनॉइड हेमोरेज, दूसरा होता है सेरिब्रल हेमोरेज, इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज। हेमोरेजिक स्ट्रोक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ बात करने वाले हैं इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में, इसे एक और नाम से जानते हैं सेरिब्रल इन्फार्क्शन। इस्केमिक स्ट्रोक होने के पीछे बहुत सारे ऐसे कॉज है, तो उन कॉज को हम वन बाय वन समझेंगे। तो पहला तो है आर्थ्रोथ्रोम्बोटिक सेरिब्रल इन्फार्क्शन। 50% चांस है आर्थ्रोथ्रोम्बोटिक सेरिब्रल इन्फार्क्शन के कारण स्ट्रोक होना, इस्केमिक स्ट्रोक होना। अब ये आर्थ्रोथ्रोम्बोटिक सेरिब्रल इन्फार्क्शन क्या है, इसे समझने के लिए आप इस वर्ड को तोड़िए, आर्थ्रोथ्रोम्बोटिक। पहले हम समझते हैं थ्रोम्बस क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये आर्टरी है, इस आर्टरी में क्या हो जाए, फैट डिपोजिशन हो जाए, ये यहाँ पे क्या हो जाए, फैट डिपोजिशन हो जाए, ये क्या कहलाएगा, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्लैक फॉर्मेशन ड्यू टू फैट डिपोजिशन, फैट डिपोजिशन के कारण। अब यहाँ पे जो ब्लड फ्लो अब हो रही थी वो क्या हो गया है, क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि जो आर्टरी के जो ल्यूमेन है वो क्या हो गई, नैरो हो गई है। नैरो होने से जो ब्लड फ्लो है वो अब प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ क्या हो, यहाँ पे ये जो प्लैक है वो रप्चर हो जाए, रप्चर हो जाए तो जो ब्लड फ्लो हो रही थी यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट होने लगेंगे, प्लेटलेट्स एग्रीगेट होने लगेंगे, और धीरे धीरे क्या बना लेगा, एक ब्लड क्लॉट फॉर्म कर लेगा। उसी क्लॉट को कहते हैं हम थ्रोम्बस, थ्रोम्बस कहते हैं। थ्रोम्बस जो है ये कहाँ पे किस कारण से हुआ है, प्लैक फॉर्मेशन के कारण, प्लैक के कारण यहाँ पे थ्रोम्बस हुआ है, इस वजह से इसे कहते हैं हम आर्थ्रोथ्रोम्बोटिक, ऑर्थ्रोथ्रोम्बस, आर्थ्रोथ्रोम्बस। अगर यहाँ पे थ्रोम्बस के कारण ब्लड फ्लो ब्रेन तक ना हो पाए तो क्या कहलाएगा, क्या कॉज होगा, इस्केमिक स्ट्रोक, और क्या कहलाएगा, आर्थ्रोथ्रोम्बोटिक सेरिब्रल इन्फार्क्शन। ठीक है, ये जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन है ये जनरली कहाँ पे होता है, कैरोटॉइड आर्टरीज में। ऑर्टा से निकलती हुई एक आर्टरी है जिसका नाम है कैरोटॉइड आर्टरीज, ये हमारे नेक
से होते हुए ट्रैकिया के जस्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 आर्टरी प्रेजेंट है, कैरोटिड आर्टरी। ये हमारे ऑर्टा से होते हुए हमारे ब्रेन तक जाती है और हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस आर्टरीज में थ्रोम्बस फॉर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ड्यू टू प्लैक फॉर्मेशन। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या हो सकता है, फैट डिपोजिशन हो सकता है, और फैट डिपोजिशन होने से क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन धीरे धीरे क्या फॉर्म कर लेता है, क्लॉट फॉर्म कर लेता है, और उस क्लॉट की वजह से ब्लड फ्लो अगर रुकती है, ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, तो कहते हैं हम इसको आर्थ्रोथ्रोम्बोटिक सेरेब्रल इंफार्क्शन, 50% चांस। वहीं अगर हम बात करें लैक्यूनर इंफार्क्शन क्या है, तो लैक्यूनर मतलब लेक, ठीक है। अगर आप लैक्यूनर इंफार्क्शन किसी को है, अगर आप उसके सिटी एमआरआई रिपोर्ट को देखोगे तो आपको एक लेक, छोटा स्मॉल लेक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, तो इस वजह से इसका नाम रखा गया लैक्यूनर इंफार्क्शन। और ये 25% चांस है। इसको हम आगे फिगर से समझेंगे, ओके। अब यहाँ पे ये समझते हैं कार्डियोजेनिक सेरिब्रल इम्बोलिज्म, 20% चांस। कार्डियोजेनिक मतलब नाम से ही समझ आ रहा है कार्डियक से डिराइव्ड है, और इम्बोलिज्म मतलब ब्लड क्लॉट। थ्रोम्बस का मतलब भी ब्लड क्लॉट ही है और इम्बोलिज्म का मतलब भी ब्लड क्लॉट ही है। फिर आप बोलोगे दोनों फिर अलग अलग वर्ड से क्यों बोल रहे हैं, एक को थ्रोम्बस एक को इम्बोलिज्म। तो आप यहाँ से समझ सकते हो थ्रोम्बस जो है वो यहीं पे है और यहीं पे ये स्टक है, जिसके कारण ब्लड फ्लो स्टॉप हो गई है। बट जो इम्बोलिज्म होता है वो किसी अदर बॉडी पार्ट से डिराइव हुआ है, किसी अदर बॉडी पार्ट से वो फॉर्म हुआ है और हमारे ब्लड के साथ सर्कुलेट होकर किसी और अदर बॉडी पार्ट में जाके वो ब्लॉक कर दे, हमारी आर्टरी को ब्लॉक कर दे, हमारे वेंस को ब्लॉक कर दे, तो तब वो जो ब्लड क्लॉट है वो क्या कहलाएगा, इम्बोलिज्म। ब्लड क्लॉट वहीं के वहीं है, कहलाएगा थ्रोम्बस। ब्लड क्लॉट कहीं और बना है, मूव होके कहीं और जाकर किसी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया है, फिर वो कहलाएगा इम्बोलिज्म। अगर ये इम्बोलिज्म, इम्बोलस जो है ये कहाँ पे फॉर्म हो, कार्डियक में हो, हमारे हार्ट में हो, फिर वो कहलाएगा कार्डियोजेनिक इम्बोलिज्म। कार्डियक में फॉर्म हो, ब्लड क्लॉट फॉर्म होने के बहुत सारे ऐसे रीजन है, बहुत सारे ऐसे डिजीज है जिसमें क्या होता है हमारे हार्ट में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, जो आर्टरीज के ब्लड है वो वेंट्रिकल्स तक नहीं जा पाते, क्योंकि आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के कारण आर्टरीज प्रॉपर बीट नहीं कर पा रही, इरेगुलर हार्ट बीट के कारण ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहे हमारे आर्टरीज से वेंट्रिकल्स तक। और आर्टरीज में ब्लड जब ज़्यादा समय तक रहने से क्या होता है, वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, और वो क्लॉट वहाँ से सर्कुलेट होकर, मूव होकर हमारे ब्लड में, ब्लड के साथ मूव होकर किसी और बॉडी पार्ट में जाकर, अगर वो ब्लड क्लॉट हमारे ब्रेन के किसी भी सेल नसों में जाके वो फंस जाए, आर्टरीज में जाके फंस जाए, तो क्या हो सकता है, इस्केमिक स्ट्रोक क्रिएट कर सकता है। और रीजन क्या है, कार्डियक से डिराइव्ड हुई है ये ब्लड क्लॉट, इस वजह से इसको कहते हैं हम कार्डियोजेनिक सेरिब्रल इम्बोलिज्म। आई होप आप थ्रोम्बस और इम्बोलिज्म में फर्क समझ गए होंगे। तो चलिए आगे समझते हैं। हाँ, रिमेनिंग 5%, अभी मैंने बताया आर्थ्रोथ्रोम्बोटिक सेरिब्रल इंफार्क्शन 50% चांस है, लैक्यूनर इंफार्क्शन 25% चांस है, और इम्बोलिज्म, कार्डियक इम्बोलिज्म 20% चांस है। रिमेनिंग जो 5% बच गए हैं, 5% कॉज ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक क्या है, एक तो है आर्ट्रियल डायसेक्शन और दूसरा है वस्कुलाइटिस। वस्कुलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स वॉल, ब्लड वेसल्स के वॉल में इन्फ्लेमेशन हो जाना। रीजन कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन होने से भी क्या होता है, ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाती है, और ब्रेन तक अगर वो ब्लड फ्लो ना हो पाए तो क्या कॉज करता है, स्ट्रोक कॉज करता है, इस्केमिक स्ट्रोक। आर्ट्रियल डायसेक्शन क्या है, तो यहाँ पे आप इस फिगर से समझ सकते हो, ये एक नॉर्मल आर्टरी है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो प्रॉपर हो रही है, और ये एक डायसेक्ट आर्टरी है। मतलब यहाँ पे आप देखो, इस आर्टरी के इनर वॉल में एक टीयर है, ये जो इनर वॉल है वो फट चुकी है। फटने से क्या हुआ है, जो ब्लड फ्लो हो रही है, अब कुछ अमाउंट में ब्लड इसमें भी फील होता जा रहा है। फील होते यहाँ पे फटने से एक धीरे धीरे वो क्या होता है, इट फॉर्म अ स्मॉल पॉच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और ब्लड वहाँ पे फील होने लगते हैं। फील होते होते धीरे धीरे वहाँ पे भी क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। अगर यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए और जो फ्लो है वो रुक जाए, ब्रेन तक ना पहुँच पाए, तो स्ट्रोक कॉज कर सकता है, इस्केमिक स्ट्रोक। ओके, एक और चीज समझाऊंगी, यहाँ पे ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, TIA के नाम से भी जानते हैं, इसे मिनी स्ट्रोक कहा जाता है। मतलब यहाँ पे जो ये अटैक है,
ठीक उसी तरीके से हार्ट अटैक की तरह होता है। एग्जाम्पल, आप किसी भी इंसान को ये अटैक आया और उसके जो एक आर्म है वो काम नहीं कर पा रहे, वीक हो गए, बट आप देख रहे हो उस इंसान में कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ मिनट के बाद वो फिर से ठीक हो गया, वो अपने हाथ पैर को मूव कर पा रहा है। मतलब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उस इंसान को अटैक आया है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। अगर ये अटैक आया है तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर ये अटैक आया है तो हो सकता है उसको विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ स्ट्रोक हो सकता है। तो जल्द से जल्द अगर ये अटैक किसी भी इंसान को होता है तो इग्नोर ना करे और वो डॉक्टर से कंसल्ट करे, ताकि वो फिर टेस्ट करे और आपके जो ब्रेन है उसमें देख पाए, आर्टरीज को देख पाए कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर कोई ब्लॉकेज है तो वहाँ पे थ्रोम्बेक्टोमी सर्जरी वगैरह करके उस ब्लॉकेज को हटा दिया जाता है और उस इंसान को स्ट्रोक होने से बचा लिया जाता है। तो इसलिए ये जो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक है इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें। ओके, इस फिगर में आप देखिए, ये है हेल्दी आर्टरी जहाँ पे प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रही है। ये है प्लाक फॉर्मेशन, आर्टरीज में क्या है, प्लाक फॉर्मेशन है। और इस फिगर में देखिए, ये जो प्लैक है वो रप्चर होने से यहाँ पे क्या हो गया, प्लेटलेट एग्रीगेशन, धीरे धीरे क्या बन गया है, क्लॉट फॉर्मेशन हो गया। इसी क्लॉट को कहते हैं हम थ्रोम्बस। ओके, इस फिगर में आप देखिए लैक्यूनर स्ट्रोक को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लैक्यूनर इन्फाक्शन को। तो लैक्यूनर इन्फाक्शन में क्या होता है, एक हमारे ब्रेन में एक पाइप है, एक आर्टरी है, मोटी पाइप समझ लो आप, उसे कहते हैं मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। उस मोटी पाइप से निकली हुई एक पतली पतली सी पाइप है जिसका नाम है लेंटिक्युलोस्टेरेट परफोरेटर। ओके, ये जो पतली पतली सी ब्रांचेस देख रहे हो आप, ये जो नसें हैं ये हमारे ब्रेन, डीप इनसाइड ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, हमारे बेसल गैंग्लिया तक ब्लड को सप्लाई करता है। अगर इस आर्टरी में जो पतली पतली आर्टरीज है उसमें आर्थरोस्क्लेरोसिस, प्लाक फॉर्मेशन हो जाए और क्लॉट बन जाए, क्लॉट होने से क्या हुआ है, अब ये आर्टरीज ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही और क्या कॉज हो गया, स्ट्रोक कॉज हो गया। तो इस आर्टरीज में अगर कोई ब्लॉकेज के कारण स्ट्रोक होता है तो वो कहलाएगा लैक्यूनर इन्फाक्शन। अगर आप इसके कारण, अगर आप किसी को स्ट्रोक हुआ है, आप उसके सीटी स्कैन को देखोगे तो आपको दिखेगा एक लेक जैसा स्ट्रक्चर, स्मॉल लेक, नदी टाइप, वो कहलाएगा लैक्यूनर इन्फाक्शन। और आई होप आप समझ गए होंगे लैक्यूनर इन्फाक्शन में क्या हुआ है, लेंटिकुलोस्टेरेट जो है उसमें ब्लॉकेज है। ओके, स्ट्रोक के कुछ रिस्क फैक्टर है, एक है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, दूसरी तरफ है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर का मतलब है वो वैसा रिस्क फैक्टर जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल्ड में है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो आपके कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल्ड है ये। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में कौन कौन से है, हाइपरटेंशन, इसको आप मैनेज कर सकते हो ड्रग लेकर। ओबेसिटी, अपने हेल्थ को, अपने वेट को मैनेज कर सकते हो आप। स्मोकिंग, हैवी अल्कोहल क्विट कर सकते हो आप। अनहेल्दी डाइट से आप शिफ्ट कर सकते हो हेल्दी डाइट में। और हाइपरलिपिडीमिया, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो उसे मैनेज कर सकते हो आप ड्रग लेकर, अपने खान पान को सही करके। और अगर फिजिकल एक्टिविटी कम है तो आप फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करके भी इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो है, ये रिस्क फैक्टर, ये सब जो फैक्टर है ये स्ट्रोक कॉज करता है बस, बट इन फैक्टर को आप कंट्रोल कर सकते हो और स्ट्रोक से बच सकते हो। तो ये कहलाएगा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। दूसरी तरफ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो आपके कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, जैसे कि जेनेटिक, स्ट्रोक जेनेटिक भी होता है। फैमिली हिस्ट्री अगर है, किसी को स्ट्रोक हुआ है तो हो सकता है स्ट्रोक हो जाए और ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जेंडर, मेल जो है, मेल आर मोर ससेप्टेबल देन फीमेल, रेसेस के बेसिस पे भी। और इंक्रीज एज, जैसे जैसे एज बढ़ता है तो स्ट्रोक होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, एज के साथ साथ स्ट्रोक होना कॉमन है। तो ये कुछ फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर है जो कि नॉन मॉडिफाइबल है, आपके कंट्रोल में नहीं है। स्ट्रोक के जो सिम्टम्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रेन पार्ट डैमेज हुआ है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, अलग अलग कंपार्टमेंट है और अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये आगे का जो पोर्शन है वो फ्रंटल लोब है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग के लिए और हमारे पर्सनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो ब्लू पार्ट है ये है पैराइटल लोब, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग, विजुअल फंक्शन, अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
ग्रीन पार्ट ऑसिपिटल लोब जो हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सेरिबेलम है जो कि हमारे किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या करता है, बैलेंस को कंट्रोल करता है, हमारे मोटर लर्निंग को कंट्रोल करता है, हमारे कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। ये ब्रेन स्टेम जो हमारे बेसिक लाइफ फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे कि हमारा हार्ट रेट को मैनेज करता है, किडनी के फंक्शन को, लीवर के फंक्शन को, इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। ये जो है पिंकिश कलर में शो किया गया है टेम्पोरल लोब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी। अगर स्ट्रोक हो, ब्लड सप्लाई रुक जाए इस पार्ट में, यहाँ के जो सेल है वो डाई होने लग जाए, तो अगर फ्रंटल लोब डैमेज होता है तो क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएंगी पेशेंट में, जो पर्सनालिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्रिएटिव थिंकिंग उसकी चली जाएगी, वो सोचने समझने की क्षमता चली जाएगी। अगर ये पार्ट डैमेज होता है तो वो मेमोरी लॉस हो जाएगा, पेशेंट की याददाश्त जा सकती है। इस पोर्शन में अगर कोई डैमेज है इस्केमिया के कारण, ब्लड फ्लो रुकने के कारण, तो विजन चली जाएगी, देख नहीं पाएंगे वो इंसान। ठीक है, अगर यहाँ पे ये पैराइटल लोब डैमेज होता है तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, रीडिंग नहीं कर पाएंगे वो, विजुअल फंक्शन, किसी चीज़ को वो देख के एनालाइज रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि वो क्या चीज़ है। तो ये जो स्ट्रोक के सिम्टम्स है वो डिपेंड करता है कि कौन सा बॉडी पार्ट ब्रेन पार्ट डैमेज है और कितना डैमेज है। अगर थोड़ा डैमेज है तो उसको रिकवर किया जा सकता है, बट अगर ज़्यादा डैमेज है तो उससे रिकवरी करना मुश्किल होता है। इसलिए कहा गया है कि जब स्ट्रोक होता है तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करे, जल्द से जल्द उस पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करे ताकि उसे बचाया जा सके, उसके ब्रेन को और ज़्यादा डैमेज होने से बचाया जा सके। विदिन अ मिनट, एक मिनट में 19 लाख से भी ज़्यादा सेल्स और न्यूरॉन्स डाई होते हैं, तो हर एक मिनट यहाँ पे बहुत ही कीमती है। लर्न दी वार्निंग साइन। वार्निंग साइन को समझिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे उस इंसान को हुआ क्या है। तो पहला तो है, अगर किसी को स्ट्रोक होता है तो आपको किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है, उसका जो एक फेस, हाफ फेस साइड क्या होगा, वीक हो जाएगा। फेस वीकनेस, एक तरफ का जो फेस है वो वीक हो जाएगा। दूसरा है आर्म वीकनेस, आर्म और लेग्स एक साइड का काम नहीं कर पाएगा। और तीसरा है स्पीच स्लरिंग, वो प्रॉपर बोल नहीं पाएगा, उसके बोलने में लड़खड़ाहट रहेंगी। अगर आप ये 3 सिम्टम नोटिस करते हो किसी भी इंसान में, समझ जाना है कि उसे स्ट्रोक हुआ है और बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करे, टाइम टू कॉल, एम्बुलेंस को कॉल करे और जल्द से जल्द उस पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करें। इस वार्निंग साइन को याद करने के लिए एक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, फास्ट, FAST। F मीन्स फेशियल वीकनेस, A मीन्स आर्म वीकनेस, S means speech slurring. If you notice these 3 symptoms, then you have to take quick decision and time to call. जल्द से जल्द एम्बुलेंस को कॉल करना है। ओके, तो फास्ट यहाँ पे ये वर्ड से आप इसे याद रख सकते हो। ओके, नाउ इस स्लाइड में हम समझने वाले हैं इस्केमिक रीपरफ्यूजन इंजरी। अब किसी इंसान को स्ट्रोक हो गया है इस्केमिया के कारण, ठीक है, इस्केमिक स्ट्रोक है, तो इस्केमिक स्ट्रोक से ब्रेन में ऐसे क्या क्या फंक्शंस, ब्रेन में ऐसा क्या क्या होता है, क्या क्या मैकेनिज्म्स के थ्रू हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, वो हम समझेंगे। फिर हम समझेंगे अगर ब्लड फ्लो रुकने से क्या क्या डैमेज हुआ, पहले वो देखेंगे इस्केमिक इंजरी। देन फिर हम समझेंगे जब ब्लड फ्लो वापस से रीस्टोर हुआ है, जब ब्लड फ्लो फिर से स्टार्ट हुआ है हमारे ब्रेन तक, तो ब्लड के पहुंचने के बाद क्या क्या इंजरी कॉज हुआ है उसे भी समझेंगे। मतलब यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में इंजरी कॉज हो रहा है ब्रेन में, इस्केमिया के दौरान भी, ब्लड फ्लो वापस से शुरू होने के बाद भी इंजरी कॉज हो रहा है। तो हम यहाँ पे समझने वाले इस्केमिक इंजरी को, फिर हम समझने वाले रीपरफ्यूजन इंजरी को। ओके, आप बुक में देखोगे ये वर्ड साथ में लिखा रहता है, इस्केमिक रीपरफ्यूजन इंजरी। बट हम इन वर्ड को तोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले क्या हुआ, इस्केमिया, ब्लड फ्लो रुक गई, ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही, तो क्या हुआ है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज। ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने से क्या हुआ है, जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो हमारे सेल्स तक, ब्रेन के सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहे। ऑक्सीजन नहीं पहुंचने पे क्या कॉज होता है, हाइपोक्सिया। ओके, हाइपोक्सिया कॉज होता है। और साथ ही साथ ब्लड में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, जो कि हमारे सेल उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। बट यहाँ पे ब्लड सप्लाई ही नहीं हो पा रहा है, तो हमारे सेल में ऑक्सीजन के साथ साथ और क्या नहीं पहुंच पा रहा है, न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि ग्लूकोज।
तो जब ग्लूकोज नहीं पहुंचता है हमारे सेल तक, उस कंडीशन में सेल को तो एनर्जी बनाना है, वो क्या करेगा, जो स्टोर्ड फॉर्म में ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट करवाएगा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में। जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ग्लूकोज का क्या होता है, पायरूवेट, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरूवेट में। और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से क्या हुआ, इस पायरूवेट का क्या हो गया, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। जब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है तो क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड, और सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जनरेट होते हैं। ओके, जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज से कन्वर्ट होने के बाद पायरूवेट में वो कन्वर्ट हुआ, तो पायरूवेट क्या होता है, पायरूवेट, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर ऑक्सीजन है तो ये चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन परफॉर्म होगा और ये पायरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और फिर ये क्रेब साइकिल फॉलो करेगा और क्या रिलीज करेगा, 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स, 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगा। ये कब हो रहा है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट इस्केमिया के दौरान ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो ही नहीं है। इस वजह से इस पायरूवेट का क्या हो जाएगा, पायरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, या फिर लैक्टेट भी कह सकते हो आप, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा और कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट करेगा, सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। जब लैक्टिक एसिड एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो क्या होगा, टिश्यू एसिडोसिस, क्या कॉज करेगा, टिश्यू एसिडोसिस। तो जब इस्केमिया होता है उस कंडीशन में हमारे जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसमें क्या हो जाता है, लो पीएच, और वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, टिश्यू एसिडोसिस। एसिडोसिस होने से, एसिडिक इन्वॉल्वमेंट होने से 7 पे है अगर पीएच तो वो कहलाएगा न्यूट्रल, 7 से ज्यादा है तो वो कहलाएगा बेसिक, और इससे कम है तो वो कहलाएगा एसिडिक। तो यहाँ पे लो पीएच होने पे क्या कॉज हुआ, लो पीएच होने पे क्या हुआ, अर्ली क्रोमेटिन क्लम्पिंग, और क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन को जो बाद में क्लम्प करना था वो पहले ही क्लम्प हो जाएंगे, सेल डेथ कॉज करेगा, जो डीएनए है उसका भी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, और क्या कॉज करेगा, सेल डेथ कॉज करेगा। तो इस तरीके से लो पीएच होने से हमारे सेल के लिए खतरनाक साबित होता है, ये सेल डेथ कॉज करता है। समझ गए हो आप इस्केमिया के दौरान किस तरीके से सेल डेथ हुआ है। सेकेंड मैकेनिज्म को समझते हैं हम। एक तो हो गया टिश्यू एसिडोसिस, लो पीएच के कारण डैमेज कॉज होना। दूसरा हम समझते हैं मैकेनिज्म इस्केमिया के दौरान और क्या होता है। तो इस्केमिया जब हुआ तो क्या हुआ, एटीपी जनरेशन कम, अभी मैंने बताया सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स ही जनरेट होते हैं, तो यहाँ पे एटीपी डिप्लेशन, लो एटीपी कम होने से क्या होता है, जो हमारे सेल में सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है वो काम नहीं कर पाता, फेल टू वर्क। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये एटीपी डिपेंडेंट है, इसके लिए एटीपी का होना जरूरी है। यहाँ पे एटीपी नहीं होने से क्या होता है, ये जो पंप है वो काम नहीं कर पाता। इस पंप का बेसिकली काम क्या होता है, ये सेल है, इंट्रासेलुलर सेल, एक्स्ट्रासेलुलर सेल। यहाँ पे क्या होगा, सोडियम 3 सोडियम आयन इफ्लक्स होंगे और 2 पोटेशियम आयन इनफ्लक्स होंगे सेल के अंदर। इसका काम यही है, 3 सोडियम आयन को बाहर भेजना, 2 सोडियम आयन को अंदर लेकर आना, सेल के अंदर लेकर आना। जब ये पंप काम नहीं कर पाया, ब्लॉक हो गया, फेल टू वर्क, क्योंकि यहाँ पे एटीपी नहीं है, एटीपी की कमी है। ओके, और इस पंप को काम करने के लिए एटीपी का होना जरूरी है। ये जब काम नहीं कर पाता है तो क्या होता है, जो इंट्रासेलुलर सोडियम है वो सेल के अंदर ही रहते हैं और इंट्रासेलुलर सोडियम जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाता है। जब सोडियम लेवल इंक्रीज होता है तो हमारे सेल के बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, H2O, वो इंट्रैप हो जाते हैं सेल के अंदर। सेल में जब सोडियम लेवल इंक्रीज होता है तो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स को ये अपनी तरफ खींच लेता है सेल के अंदर, जिससे क्या कॉज होता है, सेल स्वेलिंग कॉज होता है। साथ ही सोडियम लेवल इंक्रीज इनसाइड सेल, H2O इंक्रीज इनसाइड सेल, और साथ ही साथ कैल्शियम लेवल भी सेल के अंदर इंक्रीज होता है जब ये पंप काम नहीं कर पाता है तो। और अल्टीमेटली ये क्या कॉज करता है, सेल स्वेलिंग। ओके, तो ये सेकंड मैकेनिज्म है, इस्केमिया के दौरान सेल स्वेलिंग कॉज होता है।
अब आप इस स्लाइड में देखिए, एटीपी की कमी होने से क्या हुआ, डीपोलराइजेशन। क्योंकि एटीपी की कमी हुई, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप काम नहीं कर पाया, जिससे क्या हुआ, इंट्रासेल्युलर कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ, सोडियम लेवल इंक्रीज हुआ। और हमें पता है कि जब कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है तो क्या कॉज करता है, डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। जब डीपोलराइजेशन होता है तो हमारे सेल से क्या रिलीज होता है, ग्लूटामेट रिलीज होता है। और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे प्लस 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 साइन से मैं इंडिकेट कर रही हूँ कि यहाँ पे ग्लूटामेट एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो रहा है। ग्लूटामेट एक्सेस अमाउंट से, ग्लूटामेट जो है वो एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बनाती हूँ एक न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और यहाँ पे है एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इसके जो बीच का जंक्शन है वो कहलाएगा साइनेप्स। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या हो रहा है, कैल्शियम लेवल ज़्यादा होने से क्या कॉज हुआ है, डीपोलराइजेशन। जब डीपोलराइजेशन हुआ है तो यहाँ से क्या रिलीज हुआ है, ग्लूटामेट रिलीज हुआ है एक्सेस अमाउंट में। और हमारे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, NMDA रिसेप्टर। क्या नाम है, NMDA रिसेप्टर, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर। एक चैनल है जो कि कैल्शियम आयन को इन्फ्लक्स करवाता है सेल के अंदर इन्फ्लक्स करवाता है। ये जो चैनल है ये कब ओपन होता है, जब इसके साथ आकर ग्लूटामेट बाइंड हो। ओके, जब ग्लूटामेट आकर बाइंड होता है तो ये चैनल ओपन हो जाता है। चैनल ओपन होने के बाद किसकी एंट्री होती है, कैल्शियम की एंट्री करवाता है ये। तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन के कारण एक्सेस अमाउंट में ग्लूटामेट रिलीज हुआ, ये जाकर किससे बाइंड हुआ, NMDA रिसेप्टर से, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर से। और क्या किया, सिस्टोलिक कैल्शियम को इंक्रीज कर दिया। जब सेल के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ तो ये कैल्शियम क्या किया, फॉस्फोलाइपेज A2 को एक्टिवेट कर दिया। मतलब ये एक एंजाइम है जो एक्टिवेट होने के बाद क्या कॉज करता है, हमारा जो सेल का लिपिड मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको डिग्रेड करता है। डिग्रेड फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। जब हमारा फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन डिग्रेड होता है तो क्या रिलीज होता है, एराकिडोनिक एसिड रिलीज होता है। ये प्रोसेस कब हो रहा है, इस्केमिया के दौरान, इस्केमिक कंडीशन के दौरान। ओके, सेकेंड और क्या है, जब कैल्शियम सेल के अंदर इंक्रीज होता है तो ये और किसे एक्टिवेट करता है, कैल्पिन को एक्टिवेट कर देता है। जब कैल्पिन एक्टिवेट होता है तो हमारे सेल के अंदर ज़ैंथीन डिहाइड्रोजिनेज नाम का एक एंजाइम है, उस एंजाइम को ये कैल्पिन किस में कन्वर्ट कर देता है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज में कन्वर्ट कर देता है। ओके, और ये प्रोसेस कब हो रहा है, इस्केमिया के दौरान, जब हमारे सेल में ब्लड की कमी है उस दौरान। ओके, जब फिर से अगर ब्लड जो क्लॉट है वो हट गया, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में जनरली जो क्लॉट होता है वो कुछ समय के लिए होता है, फिर वहाँ से वो अचानक से हट जाता है और फिर जो ब्लड फ्लो रुकी है वो वापस से शुरू हो जाती है। तो जब वापस से ब्लड फ्लो हमारे ब्रेन में होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एराकिडोनिक एसिड को जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है, ब्लड फ्लो हुआ स्टार्ट, मतलब कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई फिर से स्टार्ट हो गया। तो ऑक्सीजन जैसे ही पहुँचता है, इस एराकिडोनिक एसिड का क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है। एराकिडोनिक एसिड का क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये टूट जाते हैं मेटाबोलाइट्स में। क्या क्या बनाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं, थ्रोम्बोक्सैन, लिकोटेराइन्स, ये सब एक इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स है। इन इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को कलेक्टिवली कहा जाता है इकोसिनाइड्स। तो ये इकोसिनाइड्स कब रिलीज हो रहा है, जब वापस से ब्लड फ्लो स्टार्ट हुआ हमारे ब्रेन में। ओके, रिपरफ्यूजन के दौरान। एराकिडोनिक एसिड कब रिलीज हुआ, इस्केमिक कंडीशन के दौरान। इस एराकिडोनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म कब हुआ, जब इसको ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन सप्लाई जब स्टार्ट हुआ, उस कंडीशन में इस एराकिडोनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन बनाया, लिकोट्राइन्स बनाया, थ्रोम्बोक्सिन बनाया, ETC। इन ये सब को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इकोसिनाइड्स। इकोसिनाइड्स क्या है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है। और इन्फ्लामेशन जब होता है तो हम ये क्या करता है, न्यूरोनल डेथ करवाता है, इडेमा कॉज करता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे इन्फ्लामेशन के कारण भी इंजरी कॉज होती है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब इस स्लाइड यहाँ पे ये आप समझो, इस्केमिया के दौरान क्या है, ATP लो अमाउंट में प्रेजेंट है। उस ATP का क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाता है, किस फॉर्म में, ज़ैंथीन और हाइपोज़ैंथीन के फॉर्म में। ओके, इस्केमिया के दौरान जब रिपरफ्यूजन हुआ, फिर से ब्लड फ्लो स्टार्ट हुआ ब्रेन में, तो क्या हुआ,
जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन मिलते ही ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, कैटालाइज हो गया, और ये क्या किया, ज़ैंथीन को कन्वर्ट कर दिया यूरिक एसिड में। ओके, ज़ैंथीन का कन्वर्जन यूरिक एसिड में कब हो रहा है, जब फिर से हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई हुआ, मतलब रीपरफ्यूजन के दौरान। तो जब ये कन्वर्जन, तो ये क्या किया, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इसको कन्वर्ट कर दिया यूरिक एसिड में, और इस रिएक्शन के दौरान बहुत ही हाईली अमाउंट में क्या जनरेट होता है, फ्री रेडिकल्स जनरेट होता है। फ्री रेडिकल्स कौन कौन से हैं, सुपर ऑक्साइड एनायन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, ये सब जो है ये फ्री रेडिकल्स है। फ्री रेडिकल्स जो है ये हमारे सेल को डैमेज करता है, किस तरीके से, लिपिड पेरोक्सीडेशन कर देता है, लिपिड मेम्ब्रेन को पेरोक्सीडाइज कर देता है, सेल की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, और अल्टीमेटली क्या कॉज करता है, सेल डेथ। ओके, साथ ही साथ जो फ्री रेडिकल्स है ये हमारे न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट है उसको भी फ्रेगमेंटेशन में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। तो इस तरीके से ये जो फ्री रेडिकल्स है ये हमारे सेल में डैमेज कॉज करता है। और ये फ्री रेडिकल कब जनरेट हुआ, जब हमारे ब्रेन में फिर से ब्लड सप्लाई स्टार्ट हुआ। हाँ, इस्केमिया जब हुआ तो क्या हुआ, जो हमारे बॉडी का जो एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया, डैमेज हो गया, एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम डैमेज हुआ। जब वापस से रीपरफ्यूजन हुआ, ऑक्सीजन लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज हुआ, और ज़्यादा इंक्रीज हुआ अचानक से, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज हो गया। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज हुआ, क्या प्रोड्यूस किया, रॉस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जो कि फ्री रेडिकल्स है। तो इस फ्री रेडिकल्स को स्केवेंज करने के लिए हमारे पास हमारे बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है। वो एंटीऑक्सीडेंट इस फ्री रेडिकल्स को स्केवेंज कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। बट इस्केमिया के कारण वो एंटीऑक्सीडेंट जो सिस्टम है, प्रॉपर्टी है, वो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है इस फ्री रेडिकल्स को डीएक्टिवेट करने के लिए। इस वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और फ्री रेडिकल जनरेशन होता है। फ्री रेडिकल जनरेशन होने के बाद फर्दर फिर वो हमारे ब्रेन के सेल्स को डैमेज करता है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और इन्फ्लेमेशन कब कॉज हुआ, जब ब्लड सप्लाई स्टार्ट हुआ। फ्री रेडिकल कब कॉज हुआ, जब ब्लड सप्लाई स्टार्ट हुआ। समझ गए हो आप इस्केमिक के दौरान क्या क्या इंजरी कॉज हुई, और जब वापस से ब्लड रिस्टोर हुआ हमारे ब्रेन में तो क्या क्या इंजरी कॉज हुई। डायग्नोज किस तरीके से करते हैं, सिटी स्कैन किया जाता है। ओके, सिटी स्कैन में देखते हैं कि किस टाइप का स्ट्रोक है, हेमोरेजिक है या फिर इस्केमिक है। तो ये जानना पहले ज़रूरी है कि हेमोरेजिक स्ट्रोक है या फिर इस्केमिक स्ट्रोक है। इस्केमिक स्ट्रोक है तो फिर एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स वगैरह देते हैं उस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए, ब्लड को थिन करने के लिए, ताकि वहाँ से जो क्लॉट है वो हट जाए। और अगर वहीं पे उसको हेमोरेजिक स्ट्रोक हो जाए और आप दे दो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, एंटीकोगुलेंट एजेंट्स दे दो, ब्लड थिनिंग ड्रग दे दो, तो और क्या हो जाएगा, और ब्लीडिंग कॉज हो सकता है। इसलिए यहाँ पे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्ट्रोक कौन सा है, इस्केमिक है या फिर हेमोरेजिक है। तो ये जानने के लिए हम सिटी स्कैन करते हैं डॉक्टर्स। सिटी स्कैन से ज़्यादा बेटर तरीके से डिटेल में समझने के लिए एमआरआई करते हैं, और तीसरा है एंजियोग्राफी करते हैं, जिसमें कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट किया जाता है और उस डाई के हेल्प से देखा जाता है कि किस ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है, ताकि फिर वहाँ पे सर्जरी की जाए और उस ब्लड क्लॉट को हटाया जा सके, या फिर कोई ऐसा ड्रग दिया जाए जिससे वो ब्लड क्लॉट डिसॉल्व हो जाए। ओके, समझ गए हो। ट्रीटमेंट, इस्केमिक स्ट्रोक है मतलब ब्लड फ्लो स्टॉप है, तो पहला मोटो क्या है, ब्लड फ्लो को करवाना, इस्टेब्लिश करवाना, रीस्टेब्लिश ब्लड फ्लो को फिर से स्टार्ट करवाना। तो स्टार्ट करवाने के लिए क्या क्या करते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक एंजाइम्स यूज करते हैं। एकमात्र ड्रग है हमारे पास टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ओके, टीपीए के नाम से जानते हैं। ये एकमात्र ड्रग है जो इमरजेंसी कंडीशन में यूज किया जाता है स्ट्रोक वाले पेशेंट को बचाने के लिए, इस्केमिक स्ट्रोक वाले पेशेंट को। हेमोरेजिक वाले को नहीं, हेमोरेजिक वाले को देंगे और ज़्यादा ब्लीडिंग कॉज होगा और उस इंसान की डेथ हो जाएगी। ओके, कब यूज़ करेंगे, इस्केमिक कंडीशन में। वो भी बहुत ही सोच समझ के दिया जाता है। किसी ऐसे इंसान को, किसी ऐसे पेशेंट को आप नहीं दे सकते हो जिसको ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड थिनिंग डिसऑर्डर है, ऑलरेडी ब्लीडिंग कॉज हो चुकी है, पहले कभी अटैक वटैक आया हो, तो वैसे इंसान को आप ये ड्रग नहीं दे सकते हो, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। दूसरा ये है जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, ये बहुत ही टाइम लिमिटेड यूज़ है। मतलब अगर आप सिम्टम होने के विदिन 3
आवर्स के बीच अगर देते हो तो फिर ठीक है, 3 घंटे के बाद इसे अगर देते हो तो ये बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट कॉज करता है, ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, और इस्केमिक स्ट्रोक तो है, हेमोरेजिक स्ट्रोक भी कॉज कर सकता है। अगर किसी को हम डिसोप्लाज्मोलोजन एक्टिवेटर नहीं दे सकते तो यहाँ पे एस्प्रिन दिया जाता है, जो कि एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट होने से ये रोकता है। सर्जरी की जाती है, अगर सर्जरी पॉसिबल है तो थ्रोम्बेक्टोमी नाम का एक सर्जरी है जिसमें कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, थाई में एक कट लगाते हैं, स्मॉल कट, वहाँ से एक माइक्रो ट्यूब वायर इंसर्ट करते हैं, उस पार्ट तक जहाँ पे भी आर्टरी में ब्लॉकेज है वहाँ तक वो वायर इंसर्ट करते हैं, फिर ट्यूब इंसर्ट करते हैं और ट्यूब की मदद से एक स्टैंड को इंसर्ट किया जाता है, उस स्टैंड को वहाँ तक ले जाया जाता है जहाँ पे ब्लड क्लॉट है, वो स्टैंड में ब्लड क्लॉट फंस जाता है और फिर कुछ समय के बाद उसको स्टैंड के साथ ही रिमूव आउट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जो क्लॉट है उसको वापस से बॉडी से रिमूव आउट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे सर्जरी की हेल्प से भी ट्रीट किया जा सकता है, बट शर्त ये है कि आप उस पेशेंट को सही समय पे हॉस्पिटल ले गए हो, अदरवाइज ये कुछ भी काम नहीं आता और उस पेशेंट की या तो डेथ हो जाती है या फिर वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं। ओके, ये कुछ प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। होने के बाद ठीक होना बेटर है कि आप पहले ही उसे मैनेज करो, ट्रीट कर लो, प्रिवेंट रहो, उससे दूर रहो। तो यहाँ पे आप डाइट को हेल्दी रख के दूर रह सकते हो स्ट्रोक से। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेटेड फैट इन डाइट्स। कंट्रोल डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर को हमेशा मॉनिटर करते रहना है, और ब्लड प्रेशर की बीमारी अगर किसी को है तो उसे कंटिन्यूअस मेडिसिन लेनी है और अपने हिसाब से मेडिसिन बंद नहीं करना है, अदरवाइज उसे स्ट्रोक हो सकता है और इसको मैनेज करना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर को हमेशा मॉनिटर करना ज़रूरी है। अवॉइड इलिक्ट ड्रग। इलिक्ट ड्रग मतलब जो इलीगल ड्रग है, जैसे कि कोकेन वगैरह सेवन करते हैं लोग इलीगल तरीके से, तो इनका सेवन बिल्कुल ना करें, इससे ब्लीडिंग हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है। एक्सरसाइज, हमेशा एक्सरसाइज करना है और स्मोकिंग और अल्कोहल को क्विट करना है। तो ये कुछ तरीका है जिससे आप स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हो। सो आज के लेक्चर में हमने देखा इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेमोरेजिक स्ट्रोक के बारे में, और ये कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से होता है, क्या कॉज है, क्या सिम्टम्स है, ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। मे गॉड keep you and your family safe. Have a good day.